डियर व्यूअर्स, आज हमारे साथ है प्रोफेसर रोहित चौबे सर, जिन्हें हम सब आरसी सर के नाम से जानते हैं। सर पिछले 12 सालों से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को पढ़ा रहे हैं, अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम को, जैसे कि रेलवेज़ हो गया, बैंकिंग बैंकिंग एसएससी, अभी एमबीए सीईटी को भी सर पढ़ा रहे हैं। और सर पिछले 12 सालों से सर ने जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं हम सब जानते ही हैं। उनमें से कई स्टूडेंट 900 प्लस करीब स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं। और आरसी सर जो है वो स्टूडेंट्स में बहुत फेमस सर भी है। उनका आना मतलब बच्चों के लिए खुशी की लहर होती है कि अरे सर ने आज हमें पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ाया। उनसे जो पढ़े हुए जो स्टूडेंट है वो अक्सर बताते हैं कि सर हमारे लाइफ के सबसे अच्छे स्टूडेंट, सबसे अच्छे टीचर रहे हैं। तो सबसे अच्छा टीचर बनना, जिन बचपन से कई टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट कहता है कि मेरे लाइफ के ये सबसे अच्छे टीचर हैं, तो वो फीलिंग कैसी रहती है सर? वेलकम टू पॉडकास्ट सर। थैंक यू अभिषेक सर। सर, बच्चों के कई सपने हैं, बिल्कुल। जिसमें माँ बाप के लिए कुछ करना, अपनी लाइफ के लिए कुछ करना। तो टीचर सिर्फ बच्चों को नहीं देखता, टीचर उस बच्चे के ऊपर कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर बच्चों से कितने लोगों की उम्मीदें हैं, टीचर वो सब देखता है। तो बच्चों को सपने पूरे करने के लिए पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी वजह से एक परिवार, क्योंकि वो अकेला लड़का नहीं है, उसके ऊपर एक पूरा परिवार डिपेंड करेगा फ्यूचर में, तो उनके लिए कुछ करना हमेशा से ही अच्छा लगता है। बच्चों का प्यार मिलता रहता है सर। ये जो मुस्कुराते हुए आप बात करते हैं, इसी तरह आप बच्चों को पढ़ाते हो, जब बच्चे बताते हैं कि सर को मिलने से दिन बन जाता है। जी जी तो बिल्कुल अभिषेक सर। कैसा है कि देखिए, खुश रहने के बहाने खोजने पड़ते हैं। और अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है, बच्चा कौन से माहौल से आया है। तो क्लास में मुस्कुरा के जाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी मुस्कुराहट से बच्चों को एक एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आपने सर जो है सर एप्टीट्यूड मैटर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर सीईओ है, जी। फाउंडर है। सर कैसा सफ़र रहा एप्टीट्यूड मैटर्स का, जिससे आपने अब तक कई हज़ारों बच्चों को ज्ञान की नगरी में लाया, क्योंकि जी पूना ये ज्ञान की नगरी है। एग्जैक्टली तो सर। यहाँ पर आपका जो एप्टीट्यूड मैटर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बेहतर काम कर रहा है, लोग आना चाहते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जी बिल्कुल। एप्टीट्यूड मैटर्स सर बच्चों को हेल्प कर रहा है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बैंकिंग है, एसएससी है। मोस्टली बच्चे गवर्नमेंट जॉब की सर तैयारी करते हैं, उसके लिए हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं पिछले 15 साल से। और कैट और एमबीए के एग्ज़ाम में सर हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं 12 साल से। अगर आप ऐसे पूछो तो सर कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो अलग अलग बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अरे बहुत सरकारी बढ़िया नौकरी पे सर, हैं। बहुत बढ़िया। और सर हज़ारों बच्चे एमबीए के टॉप कॉलेजेस में कैंपस में है। जब उनसे बहुत बात बढ़िया। होती है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं सर जो कैंपस से बाहर निकल चुके हैं और एक बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ओ, तो अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी का परिवार अच्छा हो रहा है, किसी बच्चे का अच्छा हो रहा है। बहुत बेहतर सर। सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आज का जो मतलब भागा-दौड़ी वाला समय है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आज आ गई है। हम्म। तो जैसे आप कह रहे हैं कि एमबीए के लिए बच्चों को स्कोप क्या है, इसमें मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या अभी एमबीए को हम एज़ अ करियर देख सकते हैं? जी बिल्कुल अभिषेक सर, इसमें एक एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछूं, मतलब एक जनरल सवाल जो मैं हर बच्चे से लगभग पूछता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को या फिर माँ बाप जो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर इन जनरल कोई भी पर्सन हो, उसको लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए। हम हो, आप हो, छोटे बच्चे हो, बड़े लोग हो, किसी से भी ये पूछा जाए कि लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो एकदम साफ साफ इसका आंसर ये है कि सबको लाइफ में अच्छा खासा फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब एटलीस्ट उतना पैसा तो चाहिए कि अपने सपने पूरे हो सके, माँ बाप के सपने पूरे हो सके, बिल्कुल। अपने शौक पूरे हो सके। कुछ खरीदना हो तो प्राइस ना देखना पड़े, किसी होटल में जाने से पहले पैर ना कांपे। मतलब अच्छा खासा पैसा लाइफ में चाहिए। दूसरी चीज़,
सोशल स्टेटस उसको चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए। वो चाहता है कि लोग मुझे एक अलग नज़रिए से देखें, रिस्पेक्ट दें, लोग इनवाइट करें मुझे अपने बड़ी बड़ी पार्टियों में, फंक्शंस में। मैं जहाँ जाऊँ एक अलग ही माहौल हो, मुझे उतनी इज्जत मिले। दूसरी चीज़ जो उनको चाहिए वो है एक सामाजिक प्रतिष्ठा। तीसरी चीज़ सर उनको ये चाहिए कि लाइफस्टाइल अच्छी हो। सबका ये सपना है कि अच्छे बंगलों में रहूं, अच्छे घर में रहूं, अच्छे कार में रहूं मैं, अच्छे दोस्त हों, पहचान अच्छे लोगों से हो, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। तीसरी चीज़ ये। और चौथी चीज़ सर आजकल जो सबसे ज़्यादा यूथ को मैटर करता है वो है अर्ली रिटायरमेंट। क्या है कि हम आपके पिताजी जैसे 60 साल 70 साल तक कमाते रहे, नौकरी करते रहे, वैसा आज का यूथ नहीं चाहता सर। बिल्कुल, उसको बिल्कुल ये सर। चाहिए कि वो 40 साल में रिटायर हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं बनी है। आप 60 साल तक कमाओगे तो मज़ा कब करोगे? तो एक अर्ली रिटायरमेंट प्लान आपके पास होना चाहिए। तो 40 साल बहुत हो गया सर पैसा कमाने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। अब ये सब तो चाहिए। ये सब कुछ पाने का आज के समाज में बहुत साल से एक ज़रिया लोग उसको एजुकेशन को मानते हैं। एजुकेशन को क्यों मानते हैं? उनको लगता है, अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि पढ़ लिख जाओ कुछ बन जाओगे, पढ़ाई में मेहनत करो तो बड़ा आदमी बनोगे। लेकिन क्या सच में पढ़ाई लिखाई करके कोई ये सारी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है? ये सारी जो 4 चीज़ें मैंने बताई है इसको लग्जरी बोलते हैं, कि लाइफ में लग्जरी चाहिए। तो एजुकेशन एक ज़रिया है ये सब पाने का, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। क्योंकि एजुकेशन के नाम पे माँ बाप बच्चों को कोर्सेज करवा रहे हैं, डिग्रीज करवा रहे हैं। कोर्सेज में वो क्या कर रहा है अभिषेक सर? वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस कर रहा है, बीए बीकॉम बीएससी कर रहा है, एमए एमकॉम एमएससी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है। ये कोर्सेज आपको एक लंबा समय एजुकेशन में देने के बाद, कई साल के बाद एक डिग्री दे रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कितनी ऐसी डिग्रीज है, जितने भी मैंने नाम लिए, बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी इंजीनियरिंग, कितने ऐसे कोर्सेज और डिग्रीज है जिसकी एक रेडी इंडस्ट्री है? बिल्कुल। जैसे एकदम सिंपल सा सवाल, हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, कैमरामैन है, लाइट वाला है, इनकी डिग्री क्या है? इनका स्किल कुछ और है, डिग्री कुछ और होगा। वैसे ही मैं ये पूछ रहा हूँ कि रेडी इंडस्ट्री बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएनसी की कहाँ है? इनकी वेरी कोई ट्रू। रेडी इंडस्ट्री नहीं नहीं है। है। रेडी इंडस्ट्री आप कह सकते हो कि डिप्लोमा वालों की है। वो फिटर बन जाएगा, प्लम्बर बन जाएगा, इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा, उसको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर रेडी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन वालों की है, जो बीटेक कर रहे हैं या फिर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग में पैसा डाल डाल रहा है बच्चा, 12 लाख 15 लाख 16 लाख हर पेरेंट्स डाल रहे हैं, और उतना रिटर्न भी उनको मिल रहा है। मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे, अगर वो आईटी वाला है तो आईटी की इंडस्ट्री रेडी है, सिविल वाला है तो सिविल की इंडस्ट्री रेडी है, मैकेनिकल वाला है तो मैकेनिकल की इंडस्ट्री रेडी है, सीएस वाला है तो कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री रेडी है। और उस इंडस्ट्री में उनको अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये जो बच्चे बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं, इनकी लाइफ का क्या? वेरी ट्रू सर। क्योंकि लग्जरी तो इनको भी चाहिए, शौक इनके भी हैं, सपने इनके भी हैं, पैसे इनको भी कमाना है। और इसमें कोई बुराई नहीं है पैसे कमाने में। पैसे हम और आप नहीं कमाएंगे, इंसान नहीं बिल्कुल। कमाएगा, तो एग्जैक्टली कौन कमाएगा? वेरी ट्रू। जानवर तो कमाएगा नहीं। बिल्कुल। तो कोई बुराई नहीं है पैसे कमाने में, क्योंकि ये पैसा ही वो चीज़ है। लोग ये देखते हैं आज के ज़माने में कि आप कौन से घर में रहते हो, कैसी कार आपके पास है, कितना पैसा आपके पास है, आपके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं। ये सब कुछ देख के डिसाइड होता है कि आपसे लोग रिश्ते रखना चाहते हैं कि नहीं रखना रखना चाहते हैं। चाहता। आपके माँ बाप को इज्जत मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। आपको किसी बर्थडे फंक्शन में, शादी फंक्शन में इनवाइट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ सिर्फ ये देख के समाज डिसाइड कर रहा है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। बिल्कुल। तो ये जो एजुकेशन बीए बीकॉम बीएससी वाले हैं, ये क्या करेंगे? तो इनके लिए एक जरिया है एमबीए सीटी। एमबीए का डिग्री लेना
इनके लिए वो रास्ते खोल देता है कि इनके लाइफ में पैसा भी आएगा, सोशल स्टेटस भी आएगा, अर्ली रिटायरमेंट प्लान भी आएगा, लाइफस्टाइल भी आएगा, लग्जरी आएगा। क्योंकि एक एमबीए ग्रेजुएट जो होता है सर, अगर आपको टॉप कॉलेज मिल जाए, अच्छा कैंपस मिल जाए, तो एमबीए ग्रेजुएट का सर स्टार्टिंग पैकेज मिनिमम 12 लाख होता है और मैक्सिमम वो 25 लाख से स्टार्ट करेगा अपनी लाइफ। तो आप ज़रा सोचिए कि फ्रेशर, एज ए फ्रेशर वो 25 साल की एज में अगर 20 लाख से स्टार्ट कर रहा है, तो अगले 10 साल में सर वो कम से कम 1 CR के पैकेज पे जाएगा। तो आप ज़रा सोचो कि किसी की लाइफ में 1 CR का पैकेज अगर साल का आ रहा है, तो उसको 60 साल तक घसने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। वो 40 साल तक भी नौकरी कर लेगा अभिषेक सर, तो उसकी लाइफ में इतना लग्जरी आ जाएगा कि 40 साल के बाद वो रिटायर हो सकता है। बिल्कुल। तो एमबीए ग्रेजुएट को सिर्फ ये पैसा ही नहीं मिलता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी इंडस्ट्री में सबसे टॉप लेवल पे कौन बैठे हैं? एमबीए ग्रेजुएट। हर इंडस्ट्री में एमबीए ग्रेजुएट सबसे टॉप पे बैठे हैं, तो इससे सोशल स्टेटस बढ़ा उनका। तीसरी चीज, एमबीए ग्रेजुएट्स सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए एमबीए नहीं कर रहा है। एमबीए अगर आप टॉप कॉलेज से कर रहे हो, तो आपके अंदर एक स्किल भी वो पैदा कर रहा है 2 साल की डिग्री में, कि आप किसी भी बिजनेस में हाथ डालोगे। बिल्कुल। आप एक स्किलफुल मैन बन चुके हो 2 साल में, कि आपके पास वो सारे स्किल हैं कि आप अपना बिजनेस अच्छा खासा सेट कर सकते हो। मैं तो ये भी जानता हूँ कि कुछ बिजनेस फैमिलीज है, अच्छा खासा बिजनेस है, वो भी अपने बच्चे को एमबीए इसलिए करवाना चाहते हैं कि एम्पायर है करोड़ों का, 400-600 करोड़ की कंपनी है, बच्चे को इसलिए एमबीए करवा रहे हैं कि अगर स्किल बिजनेस का रहेगा तो वो 400-600 करोड़ की कंपनी को 4-6 हज़ार करोड़ तक लेके जाएगा। तो बात सिर्फ पैसे की नहीं है सर, बात है लाइफ में लग्जरी की, सोशल स्टेटस की, अर्ली रिटायरमेंट प्लान की और लाइफस्टाइल की। एक एमबीए ग्रेजुएट की लाइफ सर बहुत लग्जरी हो जाती है अगले 5-6 साल के अंदर। तो इसीलिए एमबीए करना ज़रूरी है सर। बिल्कुल। आपने ये जो बात कही बहुत अहम बात है सर, ज़रूरी बात है जो स्टूडेंट समझ भी रहे होंगे। लेकिन आप जितनी आसानी से उसको कह रहे हो जी जी। उतना वो आसान है क्या सर? देखिए अभिषेक सर, सारा खेल आपके माइंडसेट का है। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, उसी पे आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आपका ये बिलीफ कहता है कि आप साल के खाली 2 लाख कमा पाओगे, तो आप 2 लाख ही कमा पाओगे। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि आप साल के 2 करोड़ के आदमी हो, तो आप 2 करोड़ कमाओगे ही कमाओगे। ये यूनिवर्स का लॉ है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आपने सुना भी होगा। वॉट यू फील यू अट्रैक्ट। आप अपने लिए क्या फील करते हो, आप अट्रैक्ट करोगे। तो सोच हमेशा आपकी बड़ी होनी चाहिए भाई। सोचने का तो पैसा लग नहीं रहा है। सोच आपकी जितनी बड़ी रहेगी, लाइफ आपकी उतनी ही लग्जरियस रहेगी। ये यूनिवर्स का लॉ है। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, वैसी ही लाइफ आपको मिलने वाली है। बिल्कुल। तो अगर आप सोचोगे ये आसान है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए अभिषेक सर। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपके लाइफ में चीज़ें चाहे जितनी भी खराब हो, आपका फेस खराब हो, आपके कपड़े खराब हो, आपके दोस्त खराब हो, आपका घर खराब हो, आपके रिश्तेदार खराब हो, आपके माँ बाप खराब हो, आपके भाई बहन खराब हो, आपकी परिस्थिति खराब हो, सब कुछ चल जाएगा, लेकिन आपकी सोच और आपका दिमाग खराब होना नहीं चाहिए। क्योंकि सारा खेल आपकी सोच का है, आपके दिमाग का है। दुनिया में जितनी भी बड़ी चीज़ें लोग अचीव कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से कर रहे हैं। ये बात तो आप मानते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी सोच बड़ी है, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। समय लगेगा, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन दुनिया जीती जा सकती है। इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। और बड़ी सोच का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम पुणे में बैठे हैं। महाराष्ट्र को वीरों की धरती कहा जाता है। बिल्कुल। तो बड़ी सोच का एक उदाहरण और मेरे पास है अभिषेक सर, कि बीजापुर के सूबेदार शाहाजी राजे भोसले, जो मुगल शाही में बड़े पद पे थे, सूबेदार थे, उनका लड़का, क्योंकि सूबेदार के लड़के थे छत्रपति शिवाजी महाराज, चाहते तो कोई बहुत बड़ा पद किसी भी शाही में मिल सकता था। मुगल शाही थी, निज़ाम शाही थी, आदिल शाही थी, किसी भी पद पे बड़े आराम से मिल सकता था उनको कोई भी पद, और बहुत आराम से अपनी लाइफ जी सकते थे। लेकिन नहीं,
महाराज की सोच हमेशा से बड़ी रही है कि मुझे अपना खुद का स्वराज्य बनाना है, खुद का राज्य बनाना है, जिसको हमने स्वराज्य नाम दिया। 16 साल की एज का एक लड़का छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने स्वराज्य निर्माण के लिए काम किया और मावलों की एक बड़ी फौज उनके पीछे खड़ी हो गई। वेरी ट्रू। और सोच का ही ये परिणाम है कि अटक से कटक तक का साम्राज्य बढ़ा, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य अफगानिस्तान के कांधार तक फैला। कहाँ महाराष्ट्र के मावल प्रांत से शुरू हुआ साम्राज्य अफगानिस्तान के कांधार तक फैला और इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य मराठा साम्राज्य बना। तो ये चीज बनी कहाँ से अभिषेक सर? ये सिर्फ एक बड़ी सोच से बनी। इसीलिए आज भी 300 साढ़े 300 साल हो गए, लेकिन आज भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य देव लोग मानते हैं। क्यों? बड़ी सोच, विल पावर और समाज के लिए, रैयत के लिए कुछ करने की जो प्रेरणा है, वो सबको छत्रपति शिवाजी महाराज से लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर आपने। महाराज से कई चीज़ें सीखने के लिए सभी हमेशा तैयार रहते हैं। और आपने ये जो बात कही है कि सोच बड़ी हो, खोज बड़ी हो, तो हासिल सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही अभिषेक सर। आपने जो कहा सर कि एमबीए की जो स्ट्रीम्स है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी एमबीए की स्ट्रीम्स है जिसमें बच्चे जा सकते हैं, और ट्रेंडिंग स्ट्रीम्स कौन सी है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट कम करना पड़े। जी, मैं समझ गया अभिषेक सर। मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि कौन से स्ट्रीम से एमबीए किया तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है, स्कोप ज़्यादा है। देखिए मैं साफ साफ बताऊं, एमबीए ग्रेजुएट इंडस्ट्री में कहाँ बैठा है? टॉप लेवल पे। किसी भी बड़ी इंडस्ट्री या फिर बड़ी कंपनी को बनाने में जितने भी स्पेशलिस्ट लगते हैं, जितने भी स्पेशलाइजेशन लगते हैं, वो सारा स्ट्रीम में एमबीए अवेलेबल है। जैसे मैं कहूँ कि कोई कंपनी बनानी है, सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। फिनेंस अवेलेबल है, फिनेंस में एमबीए कर सकता है। दूसरा, आपको रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, एचआर में एमबीए अवेलेबल है। तीसरा, अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्शन में अवेलेबल है। चौथा, मार्केटिंग आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो मार्केटिंग में एमबीए अवेलेबल है। उसके बाद आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए अवेलेबल है। प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं, बिजनेस आपका चलेगा कि नहीं, तो प्रोडक्ट एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, इसमें भी एमबीए अवेलेबल है। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें एमबीए अवेलेबल है। और भी बहुत सारे स्ट्रीम हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी स्ट्रीम से एमबीए कर लो, आपकी डिमांड हमेशा रहेगी, हमेशा स्कोप बना रहेगा आपका। तो एमबीए किसी भी स्पेशलाइजेशन से अगर आप करो तो आपको हमेशा स्कोप मिलेगा, आपकी डिमांड हमेशा रहेगी और इंडस्ट्री में भर भर के लोग आपको पूछेंगे, जॉब हमेशा अवेलेबल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि एमबीए कहाँ से करें सर? सर एमबीए के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, मतलब टॉप इंस्टीट्यूशन जो आते हैं, वो तो पहला आईआईएम आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आईआईएम अहमदाबाद सबसे टॉप पे है, उसमें आईआईएम लखनऊ है, आईआईएम बेंगलोर है। लेकिन इसके लिए कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है सर। और कैट का एग्ज़ाम मतलब इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, वैसे ही लेवल का एग्ज़ाम होता है कैट। तो कैट के एग्ज़ाम में सर मोस्टली इंजीनियर्स जा रहे हैं, मोस्टली। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है वही कैट का एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे खासे लेवल पे तैयारी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये फील्ड भी पूरा का पूरा कैट वाला जो है वो ऑक्यूपाइड है इंजीनियर से। हम और आप बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो इग्नोर कर दिए गए हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी वाले। तो क्या इन बच्चों के लिए कोई रास्ता है? क्योंकि कैट का एग्ज़ाम देके जब आप आईआईएम में जाओगे तो वहाँ पे मिनिमम पैकेज सर 1 CR का होता है। मतलब वो 25-26 साल का लड़का 1 CR का पैकेज लेके निकलता है सर आईआईएम में। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो क्या उनको ये नहीं मिल सकता क्या? तो उनके लिए एक आसान रास्ता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का खुद का एक सीईटी है एमबीए के लिए, जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र एमबीए सीईटी। तो ये सीईटी के जरिए सर महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस मिलते हैं
जिसमें JBIMS आता है, वेलिंकर आता है, सिमश्री आता है, पुम्बा आता है। इन कॉलेजेस के पैकेज भी सर बहुत तगड़े हैं। जैसे इस कॉलेज में अगर आप जाओगे, यहाँ से ग्रेजुएट होके निकलोगे, तो मिनिमम पैकेज आपका 12 लाख तो तय है और मैक्सिमम सर 20 लाख तक का पैकेज देते हैं। लेकिन इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको टॉप परसेंटाइल चाहिए। टॉप परसेंटाइल मतलब मेरिट लगता है मिनिमम 99.5 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए। जैसे इन कॉलेजेस में जो महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेजेस हैं, टोटल MBA की सीट 40,000 है। लेकिन 40,000 के बच्चों का लग्जरी लाइफ हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है। किसी भी कॉलेज से MBA करके निकलना आपको अच्छी लाइफ देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 40,000 में से जो टॉप 2000 शीट्स हैं वही इन टॉप 10 कॉलेजेस में मिलते हैं। तो जो 2000 बच्चे टॉप के हैं उन्हीं की लाइफ अच्छी है, साफ साफ मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो 2000 बच्चे हैं जो टॉप 2000 में आने चाहिए, इनके लिए आपको चाहिए 99.9 परसेंटाइल, तभी जाके आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कैंपस मिलेगा और अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब एकदम सीधा सीक्वेंस ये है कि अच्छे परसेंटाइल से अच्छा कॉलेज मिलता है। और अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि अच्छे कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, टॉप का प्लेसमेंट मिलता है। क्योंकि फाइनल मोटो यही है कि लाइफ में एक ऐसा पैकेज चाहिए कि अगले 8-10 साल में आप 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, और आपका रिटायरमेंट प्लान भी आप अच्छे से कर सकते हैं। जी जी। MBA CET का प्रिपरेशन करे कैसे और 99 परसेंटाइल बच्चों को आएगा कैसे, लाए कैसे सर? सर बहुत आसान है। 99 परसेंटाइल लाना बहुत मामूली चीज़ है। मामूली चीज़ का मतलब मैं आपको बताऊं कि कुश्ती लड़ना पहलवान के लिए बहुत मामूली चीज़ है। मैराथन जीतना रनर के लिए बहुत मामूली चीज़ है। तो 99 परसेंटाइल लाना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत मामूली चीज़ है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सब कुछ बहुत नामुमकिन जैसा नहीं है, बहुत आराम से 99 परसेंटाइल आ सकता है। अब आप ज़रा सब्जेक्ट और सिलेबस समझिए। महाराष्ट्र MBA CET के एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट हैं सर, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। अब मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन समझाता हूँ, आपको लगेगा कि सर आप इतना आसान कैसे बोल रहे हो। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट सर 10वीं लेवल के आते हैं। 10th स्टैंडर्ड से ज़्यादा का लेवल नहीं है एग्ज़ाम का। तो 10th स्टैंडर्ड तो सारे बच्चे करके आए हैं, उनका तो एग्ज़ाम निकलना ही चाहिए। 150 मिनट का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन है उसमें। तो ऐसा समझिए कि 10वीं के लेवल का एग्ज़ाम है, 10वीं तो हर बच्चा पास है, इसीलिए मैं आसान बोल रहा हूँ। अब आप सोचो कि 150 मिनट का पेपर है, 200 क्वेश्चन है सर। लेकिन इस 200 क्वेश्चन में आपको 200 के 200 नहीं बनाने हैं 99 परसेंटाइल लाने के लिए। आपको बनाने हैं 160 प्लस, यानी 160 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में बनाने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिनट मिला? 1 मिनट। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसी तैयारी आपको करनी है। बिल्कुल। तो बच्चे तैयारी कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। यूट्यूब एक अच्छा रेफरेंस है, फ्री वीडियोस हैं, टॉपिक हैं, लेक्चर हैं, वहाँ से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस है, ट्रेनर है, वहाँ से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। या फिर बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे मेरी खुद की 3 किताबें मैंने MBA CET के तीनों सब्जेक्ट के लिखे हैं, वो भी बुक्स अवेलेबल हैं, बच्चे वहाँ से प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक एक्सेलेंट होना ही चाहिए। जब तक आपके हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक एक्सेलेंट नहीं बनेगा, आपका एग्ज़ाम अच्छे परसेंटाइल से क्रैक नहीं होगा। मतलब सारा खेल एक्सेलेंसी का है। अच्छा, एक्सेलेंसी का मतलब अभिषेक सर ये है कि किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया तो वो सॉल्व होना ही चाहिए, रॉन्ग होना नहीं चाहिए। प्रिपरेशन इस लेवल की करनी पड़ेगी। तो यही पैरामीटर है कि हर सब्जेक्ट में एक्सेलेंट बनते चले जाओ, आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन और फ्री कंटेंट से ये हो नहीं पाता, मैं एकदम सच्चाई बताऊं, क्योंकि यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट के 10-10, 20-20 क्वेश्चन करवा रहे हैं लोग।
लेकिन एग्ज़ाम निकालने के लिए 150-200 क्वेश्चन करना है, वो तो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। बुक से जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 40-50% तक उनका प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि बुक के जो जिसने भी बुक लिखा होगा, जो कैलकुलेशंस हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे बेटर है कि आप कोई अच्छा टीचर खोजो, अच्छा ट्रेनर खोजो, अच्छा इंस्टीट्यूट खोजो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वहाँ से प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट है कि आप किसके गाइडेंस में प्रिपरेशन कर रहे हो, वो अच्छी गाइडेंस आपको देगा। बिल्कुल। सर ये सुन के बहुत अच्छा लगा। जिस बेबाकी से आपने ये बात कही वो सुन के बच्चा डर भी जाएगा। अगर वो हो सकता डरेगा है सर। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सर जिनका एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के बाद में भी नहीं निकलेगा, जी जी तो जी। वो बच्चा कैसे हैंडल करेगा सर? सर देखिए, टीचर की एक अपनी जिम्मेदारी है। मैं साफ साफ नहीं बोलूँगा तो ये मेरे प्रोफेशन के लिए बुरा होगा, बिल्कुल। बच्चों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। टीचर की जिम्मेदारी सर बड़ी साफ साफ है कि उसको एक घर परिवार को चलाने लायक लड़का बनाना है, लड़की बनाना है। तो सर एक इसमें मतलब टीचर के लिए एक खास बात यह है कि मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जवाबदारी है। जिसे पसंद नहीं वो सामने से हट जाए। बहुत बढ़िया। मैं तो साफ साफ बोलूँगा कि भाई मेहनत करके पढ़ने से एग्ज़ाम निकलेगा। बिल्कुल। और सर टीचर होना इतना आसान नहीं है। टीचर होना मतलब काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक हो करके ये सब करना। अरे बहुत बढ़िया सर। तो टीचर होना बहुत ऐसा है बढ़िया। सर। जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मैं तो पहले ये मान ही नहीं सकता कि अगर बच्चा पूरी मेहनत, पूरी लगन, सारी दुनियादारी छोड़ के पूरे ताकत के साथ पढ़ाई करे, तो एग्ज़ाम निकलना ही निकलना है सर। बिल्कुल। फिर भी एक लक फैक्टर मान के चलते हैं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं निकला, सर पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर आप एमबीए के लिए सीरियसली पढ़ रहे हो, वो एग्ज़ाम नहीं निकला, तो सर आपके पास कई और ऑप्शन हैं। जैसे ये सेम सब्जेक्ट और सेम सिलेबस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आते हैं। जैसे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसमें आईबीपीएस आता है, एसबीआई आता है, आरआरबी आता है, आरबीआई आता है, सेम सिलेबस है सर। ओके। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। बैंकिंग के साल में 17 एग्ज़ाम होते हैं सर। ओह! और बैंकिंग पीओ ऑफिसर के लेवल पे जाओगे ना सर, तो सैलरी 65 70 हज़ार की सैलरी है। तो वो एग्ज़ाम नहीं निकला तो ये एग्ज़ाम पे फोकस कर लो। दूसरा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की पोस्ट की निकलती है सर। 3 एग्ज़ाम साल में होते हैं, ओके। एसएससी सीजीएल, हुँ। एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस। तो सेम सब्जेक्ट और सेम सिलेबस आपने पढ़ा है मेहनत करके, ये एग्ज़ाम निकाल लो आप। बिल्कुल। तो सर पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर वो एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं। और एक लास्ट ऑप्शन ये भी है सर कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, आपको जॉब तो करना ही है। आजकल किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करो, तो आपको सबसे पहला राउंड देना पड़ता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। बिना एप्टीट्यूड टेस्ट के आपको कोई जॉब भी नहीं देगा, भले वो 10 ही हज़ार की सैलरी का जॉब दे रहा हो। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में भी यही सेम सिलेबस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। अगर आप वो पढ़ के जा रहे हो तो आपका कंपनी एप्टीट्यूड तो एटलीस्ट निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर जो एग्ज़ाम का लेवल है वो डिफ़िकल्ट है या ईज़ी है? या क्वेश्चंस जो है वो ईज़ी है या डिफ़िकल्ट है, हाई है या लो है? ये सवाल सर बहुत बहुत हर बच्चा ये सवाल पूछता है कि सर एग्ज़ाम हाई लेवल का है कि लो लेवल का है, सर डिफ़िकल्ट होता है कि इजी होता है। मैं साफ साफ आपको बताऊं सर, देखिए, इजी और डिफ़िकल्ट नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। जो आपको आता है वो आपके लिए इजी है, जो आपको नहीं आता वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट। जैसे वो कैमरा चला रहा है, उसको कैमरा चलाने आता है तो कैमरा चलाना उसके लिए बहुत ईजी है। मेरे को नहीं आता तो मेरे लिए क्या है? अगर वो डिफ़िकल्ट पकड़ा है। दे अपना कैमरा तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा कि क्या करूंगा। तो ईजी और डिफ़िकल्ट नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। जो आपको आता है वो आपके लिए ईजी है, जो आपको नहीं आता वो आपके लिए क्या है? डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो आपको आज नहीं आता वो आपको कल आ सकता है। तो जो आज डिफ़िकल्ट है वो कल क्या हो जाएगा? ईजी हो ईज़ी हो जाएगा। जाएगा। दूसरा चीज़, लेवल, कि सर एग्ज़ाम का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो ये भी सबसे बड़ा झूठ है कि क्वेश्चन का कोई लेवल होता है। अभिषेक सर, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं आपको बता रहा हूँ।
वही क्वेश्चन करके, वही क्वेश्चन पेपर करके कुछ लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और वही क्वेश्चन पेपर किसी को नहीं आता। तो ये तो तय है कि क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन है, लेवल हमारा आपका ऊपर नीचे होता है। तो आज आपका लेवल नीचे है, कल को ऊपर हाई कर लीजिए, क्वेश्चन आपके लेवल का बन जाएगा। तो दुनिया में इजी और डिफिकल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, और दुनिया में क्वेश्चन के कोई लेवल नहीं होते, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है सर। साफ साफ एकदम जवाब है सर इसका। बिल्कुल सर। सर कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा ताकि 99 परसेंटाइल, जो आपने कहा कि अच्छे कॉलेजेस में अगर जाना है आपको तो 99 परसेंटाइल के ऊपर आपको लाना है, तो उसके लिए कितने घंटे की प्रिपरेशन लगेगी सर? सर आपके सारे सवाल जो है ना, हाँ। एकदम वही जो बच्चा पूछता है वैसे ही पूछ रहे हो कि सर कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि 6वीं क्लास में आपने जितने घंटे पढ़ाई की उसका आधा भी नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। देखिए, साफ साफ जवाब है कि एमबीए सीटी के एग्जाम में 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने घंटे पढ़ना है, यही हर बच्चा जानना चाहता है सर, लिटरली जानना चाहता है। मेरे से कई बार पूछता है कि सर कितने घंटे पढ़ूं कि हो जाएगा। 6 घंटे अगले 4 महीने तक कंटिन्यूअस, बिना किसी डाइवर्जन के, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ, पूरा फोकस होके, सारी दुनियादारी छोड़ के, सारे रिश्तेदार छोड़ के, सारे दोस्त छोड़ के, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ के, अगर 6 घंटे अगले 4 महीने तक कोई दे दे तो उसका एग्जाम में 99 परसेंटाइल आना ही आना है। अच्छा, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 6वीं में आपने जितना पढ़ा उससे भी कम पढ़ना है, उसका भी कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं। आप अगर 6वीं की क्लास में हो तो आप 4 घंटे स्कूल जाते हो, 2 घंटे क्लासेस जाते हो, तो 6 घंटे आप रोज पढ़ रहे हो। अच्छा, 6वीं का आपका जो क्लास होगा 365 दिन यानी 1 साल का होगा, लेकिन 210 दिन का स्कूल आपका होता है। तो अगर 6 घंटे डेली आप 210 दिन तक करो तो 1260 घंटे की पढ़ाई हुई। 6वीं क्लास में कितना घंटा पढ़ा आपने? 1260 घंटे। इतना भी नहीं पढ़ना है, इससे कम में हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कीजिए, मैंने 6 घंटा बोला अगले 4 महीने के लिए, तो 6 घंटे अगर आप 1 महीने तक पढ़ोगे तो 180 घंटा, और 4 महीने तक पढ़ोगे तो 720 घंटा। कहाँ 1260 घंटा, कहाँ 720 घंटा। अब 6वीं क्लास में आपने जितना पढ़ा उसका आधा भी नहीं पढ़ना है। और एक खास चीज और मैं आपको बताऊं कि आपने बचपन से लेके जवानी तक लगभग आधी जवानी खत्म कर दी पढ़ाई करने में, पूरी जवानी खत्म हो गई पढ़ाई करने में, लेकिन मिला क्या? सिर्फ एक डिग्री। लेकिन ये जो 4 महीने आप 6 घंटे शिद्दत के साथ दोगे, ये आगे आपकी लाइफ के 40 साल बना सकते हैं। तो ये बहुत सस्ता सौदा है, महंगा सौदा नहीं है, सबसे सस्ता सौदा है। अब डिसाइड आपको करना है कि ये 4 महीने फुल फोकस होके आइसोलेशन में जाके देना है या फिर मजे करने हैं। आज थोड़ी सी तकलीफ लेके बाद में मजा करना है, या फिर आज मजा करके जिंदगी भर तकलीफ में रहना है। बहुत कमाल की लाइन है सर कि अगर मेहनत करने की उम्र में आप आराम करोगे तो यूनिवर्स का लॉ है कि आराम करने की उम्र में आपको गधे जैसी मेहनत करनी ही पड़ेगी। डिसाइड आपको करना है कि आज का तकलीफ लेके आगे के 40-50 साल तक मजे करना चाहते हो, कि आज मजे करोगे और 40-50 साल तक बहुत भयानक मेहनत करने वाले हो। तो सर पढ़ाई इतना ही करना है जितना मैंने आपको बताया। मतलब फिर से मैं आपको कह दूं कि 6वीं क्लास में जितना आपने पढ़ा है उसका आधा ही करके आपकी पूरी लाइफ बन सकती है। अच्छा, आपकी अकेली की नहीं, आपके सपने सिर्फ आपके सपने नहीं है, वो सपने आपके माँ बाप के सपने हैं, आपके छोटे भाई बहन के सपने हैं, आपके साथ जुड़ने वाले आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चों के सपने हैं। हो सकता है कि आपके पिताजी ने ये बताया ही ना हो कि कितने लाख का कर्जा हो उनके ऊपर, उनको ये उम्मीद है कि बच्चा कुछ कर लेगा तो कर्जे दे दूंगा। हो सकता है कि आपके माँ ने 10 साल से कोई नए कपड़े, नए साड़ी ना खरीदे हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन इस उम्मीद में कोई काम करके बैठे हो, छोटे भाई को गिटार खरीदना हो, वो ये उम्मीद लगा के बैठा हो कि बड़ा भाई का कुछ अच्छा हो जाएगा तो ले लूंगा। छोटे बहन को क्लास लगाना हो म्यूजिक का, हो सकता है कि वो ये उम्मीद लगा के बैठी है कि बड़े भाई का कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आपके सपने अकेले आपके सपने नहीं है। तो जिन बच्चों को ये सब दिमाग में घूमेगा
वो अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरीके से झोंक देगा सर। और ये उतना ही आसान है जितना कि 6वीं का क्लास में पढ़ाई करना। बिल्कुल जी सही। सर, बिल्कुल एकदम साफ साफ जवाब है सर इसका। शुक्रिया सर। सर आप वो टीचर हो जो सिर्फ पढ़ाते नहीं हो, तो आप लिखते भी हो। जी मैंने जी सुना है कि हर स्टूडेंट आपका हो चाहे दूसरे क्लासेस का हो, वो आपकी किताबें खरीदना चाहता है, जी उससे जी। पढ़ना चाहता है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपने कितनी किताबें लिखी है? मैं जानता हूँ आपकी बहुत कम एज में आपने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी है, ऐसा एक टीचर ने हमें बताया था। तो एक बार आप उसके बारे में, अपनी किताबों के बारे में बताइए सर। सर अचीवमेंट के लिए देखिए एज मैटर नहीं करता। मुझसे भी कम एज के बहुत सारे लोग हैं लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़ा है। सारा खेल आपके पैशन का है, आपके माइंडसेट का है। मेरी सर 20 किताबें हैं ओह! टोटल। वाह! 20 किताब मैंने लिखी है एट द एज ऑफ 34। अभी मैं 34 साल का रनिंग हूँ सर। तो 20 किताबें लिखी हैं सर, जिसमें 7 बुक्स हैं बैंकिंग के। मतलब जो बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जिसमें IBPS, SBI, RRB, RBI आता है। साल में टोटल 17 एग्जाम होते हैं बैंकिंग के। सबसे ओह! ज़्यादा वैकेंसीज बैंकिंग के एग्जाम बैंकिंग। में आते हैं। तो 7 बुक्स उसकी हैं। 8 किताबें मैंने लिखी हैं SSC के एग्जाम्स की, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती हैं। SSC की एग्जाम की 8 की किताबें हैं। सर MBA CT में मेरी खुद की 3 किताबें हैं, ओह! तीनों सब्जेक्ट के। MBA CT में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की तीनों किताबें मेरी हैं। एक बुक सर मैंने लिखी है महाराष्ट्र का BBA और BCA CT चल रहा है। जैसे आपको MBA के लिए CT देना पड़ता है, वैसे ही महाराष्ट्र में BBA BCA के एडमिशन के लिए भी अब CT है, इस साल से स्टार्ट हुआ। तो उसकी भी किताब मैंने लिखी है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर किताब जो है सर मेरी MBA के बाद, वो है कंपनी एप्टीट्यूड। ओह! कंपनी एप्टीट्यूड का मतलब, और मैं इकलौता ऑथर हूँ पूरे इंडिया में जिसने बुक लिखी है कंपनी एप्टीट्यूड को। इसके पहले किसी ने कंपनी एप्टीट्यूड की बुक नहीं लिखी। कंपनी एप्टीट्यूड का मतलब सर, कोई भी बच्चा अगर किसी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए जा रहा है, तो पहले राउंड का जो टेस्ट होता है उसका, मोस्टली जो इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स अगर इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो पहला राउंड होता है प्लेसमेंट के लिए एप्टीट्यूड राउंड। तो कंपनी एप्टीट्यूड की भी मेरी किताब है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे टोटल मिला के मेरी 20 किताबें हैं सर। ओह! सर ये सुन के कई सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिन्होंने 20 किताबें अपने लाइफ में पढ़ी भी नहीं होगी, तो ऐसे भी व्यूअर्स हैं। तो मैं जी उनको जी। भी बताना चाहूँगा कि पढ़िए, लिखिए, तो ही अपने आप में भी बदलाव होगा और सोसाइटी में भी। सर आपसे जुड़ने के लिए बच्चे क्या करें? और आपका जो इंस्टीट्यूट है सर, जी जी। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए ताकि बच्चे आपसे जुड़ पाएँ। सर एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है, पूरी तरीके से फ्री गाइडेंस देता है। एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम के स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, MBA के एग्ज़ाम से रिलेटेड, बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, SSC एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ, सब्जेक्ट के साथ कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम देते हैं। दूसरा, हमारा ऑफलाइन सेंटर है पुणे में। ऑफलाइन में हम बैंकिंग, SSC और MBA CT की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन प्रिपरेशन करना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं करना चाहते, ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन में बच्चा हमारे सेंटर पे आ सकता है। और हमारे MBA CT के लाइव कोर्सेज भी होते हैं जो बच्चा ऑनलाइन कर सकता है। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम भी एप्टीट्यूड मैटर्स है, कोचिंग का नाम भी एप्टीट्यूड मैटर्स है, और हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है एप्टीट्यूड मैटर्स नाम का। उस एप्लीकेशन पे भी सर हम महाराष्ट्र MBA CT के लाइव क्लासेस देते हैं, क्रैश कोर्स देते हैं। बच्चा वहाँ से बुक खरीद सकता है। तो कई माध्यम हैं, कई रिसोर्सेज हैं जहाँ से बच्चा हमसे जुड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बच्चों के लिए MBA के बारे में जानना या गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना एक पहला हमारा ऐसा जी पॉडकास्ट है जी सर, जी। जिनका मैंने आज तक पॉडकास्ट लिए हैं उन सभी से ये अलग है, क्योंकि ये इस पॉडकास्ट में एक चीज़ नहीं है सर, क्या सर? खजाना है। जी जी। जिसको जो दिखेगा, जो वो समझ पाएगा, जिससे जो प्रेरणा लेगा, वो चीज़ आप यहाँ इस पॉडकास्ट से उठा सकते हो। बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे इस इंटरव्यू सेशन में आए। बहुत अच्छा लगा। रोहित सर, RC सर, जो आपके बच्चे आपको कहते हैं, उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, MBA के लिए RC सर से जुड़िए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने जीवन में जो भी आपको करना है वो तय करिए और
पूरी शिद्दत के साथ आप उसके पीछे जाइए तो एक दिन यकीनन, जैसे आरसी सर ने कहा है, कि उम्मीद होगी तो ही मिलेगा। धन्यवाद।